मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, कक्षा 6 की ये हमारी अगली वीडियो क्लास होने जा रही है। और बच्चों, हमारी जो ये तीसरी जो कक्षा 6 की वीडियो क्लास है वह हिंदी व्याकरण की है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ कि पहली वीडियो क्लास में मैंने कक्षा 6 का आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसका परिचय आपको दिया और मैंने ये बताने का प्रयास किया कि हमारा जो सिलेबस है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में हमारे व्याकरण है, दूसरे भाग में हमारी रचना है, तीसरे भाग में हमारा जो सिलेबस है उसमें बसंत नाम से पाठ्य पुस्तक रखी गई है और उसमें 15-16 के लगभग हमारे चैप्टर है, पार्ट है। तो आपको वो बुक है बाज़ार से लेनी है। फिर बच्चों, मेरी कक्षा 6 की जो सेकंड वीडियो क्लास हुई थी उसे मैंने पार्ट 1 का नाम दिया था। टॉपिक जब मैंने लिखा तो मैंने लिखा उसमें पार्ट 1 और हमारा हिंदी व्याकरण का उसमें जो टॉपिक था बच्चों, हिंदी व्याकरण की फर्स्ट वीडियो क्लास में पार्ट 1 क्लास में वह था भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण की मेरी जो फर्स्ट पार्ट 1 की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको भाषा के बारे में बताया, भाषा के 2 रूप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताया। फिर मैंने लिपि के बारे में भी आपको हल्का फुल्का बताया। तो मैं थोड़ा सा वापस फिर से जो है रिपीट करती हूँ, आपको बता देती हूँ कि जब हम अपने भावों और विचारों को, अर्थात जब हम बोलते हैं और दूसरों को अपनी बात समझाते हैं तो उसी माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। फिर मैंने कहा कि भाषा के 2 रूप होते हैं और 2 रूप में बच्चों मैंने कौन कौन से बताए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो 2 रूप बताए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे कि हम गीत गाते हैं, हम जो है भाषण देते हैं, जैसे हम कहें कि नेताजी भाषण दे रहे हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप है। फिर मैंने कहा लिखित भाषा, अर्थात जब हम अपने मन के भाव व विचारों को लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। तो भाषा के 2 रूप मैंने आपको समझाए और बताए, मौखिक भाषा और दूसरा था लिखित भाषा। फिर मैंने अन्य रूप भी बच्चों आपको बताने का प्रयास ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पार्ट 1 क्लास में किया था, जिसमें मैंने कहा कि भाषा के जो है पहला रूप है मूल भाषा, दूसरा रूप मैंने बताया आपको विभाषा, तीसरा मैंने बताया उपभाषा, 4 नंबर पे बताया बोली, 5 नंबर पे बताया मैंने उपबोली, 6 नंबर पे बताया मैंने आपको राजभाषा, 7 नंबर पर बताया मैंने राष्ट्रभाषा। फिर 8 नंबर पे बच्चों कुछ भेद आज मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे छूट गए। वो है हमारी मातृभाषा है, कूट भाषा है, सांकेतिक भाषा है, साहित्य की भाषा है। तो बच्चों, मातृभाषा तो वह है जो हम ठेठ अपनी भाषा बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप जोधपुर के रहने वाले हैं तो आपकी भाषा मारवाड़ी है, बोली मारवाड़ी है, तो आपकी मदर्स टंग है, अर्थात वो आपकी मातृभाषा है। कूट भाषा वह होती है बच्चों जिसका प्रयोग ज़्यादातर चोर, डाकू, लुटेरे, ये जो लोग होते हैं ना वह करते हैं। सांकेतिक भाषा वह होती है बच्चों जिसमें हम संकेतों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को समझाने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद में जो है साहित्य भाषा वह होती है जिसमें हम साहित्य रचना करते हैं। और फिर मानक और शुद्ध भाषा वह होती है, परिनिष्ठ भाषा वह होती है जिसमें हमारा राजकीय सारा कार्य किया जाता है, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होती है, जिसमें हमारी प्रशासनिक शब्दावली आ जाती है। तो बच्चों, पार्ट 1 वीडियो क्लास में मैंने जो आपको बताया था वापस से उसको रिवाइज किया ताकि वो पुनः आपको याद हो जाए, जिसमें मैंने भाषा, भाषा के रूप, भाषा के विविध रूप और हिंदी की बोलियां, उपबोलियां जो थी वो बताई, जिसमें मैंने कहा हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, फिर मैंने बताया बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। तो ये 5 मैंने इसकी विभाषाएं, उपभाषाएं बताई। फिर इसके बाद में भी बच्चों मैंने ये समझाया कि इनकी भी अपनी बोलियां हैं, जिसमें मैंने कहा
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है ब्रज बोली, खड़ी बोली, बागरू, बुंदेली और कन्नौजी आती है। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही को लिया जाता है। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमायूनी है। और राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, शेखावटी और ढूंढाड़ी को लिया जाता है। तो ये तो हमने अपनी पहली वीडियो क्लास में हिंदी व्याकरण का पार्ट फर्स्ट देखा था। अब वो मैंने ब्लैक बोर्ड से समझाया था और आप उस वीडियो क्लास को अच्छे से देख करके समझने का प्रयास करना और उस सारे मैटर को अपनी कॉपी में उतारना। अब आगे जो है बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि भाषा के बारे में हमने देख लिया, भाषा के रूपों के बारे में हमने जान लिया, आधुनिक हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी विभाषाएँ कौन सी है और बोलियाँ कौन सी है वो हमने देख लिया। अब आगे जो है हम जानते हैं लिपि के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? लिपि के बारे में कि लिपि किसे कहते हैं। तो बच्चों लिपि के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। लिपि का तात्पर्य होता है कि जब हम अपने भाव विचारों को बोलते हैं, बोल कर के प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लेकिन जब उन्हीं भाव विचारों को लिख देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अर्थात मन के भावों और विचारों को लिखना ही, उन्हें ध्वनि चिन्हों के माध्यम से लिपिबद्ध करना ही, लिखना ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। और देखो बच्चों इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है कमल, या इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है कमल। इसे मैं समझा रही हूँ कि कमल जा रहा है, कमल जा रहा है। अब इसमें देखो बच्चों मैंने बोला इसे कमल जा रहा है, यह हमारा एक वाक्य है। अर्थात कमल जा रहा है, कमल लड़का है जो कि कहीं जा रहा है, तो ये हमारा वाक्य हुआ। लेकिन इस वाक्य का निर्माण भी, इसकी रचना भी बच्चों देखो शब्दों से हुई है। इसमें कमल जा रहा है, चार शब्द में चार शब्द देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बच्चों जब हमने इस वाक्य को बोला कि कमल जा रहा है तो ये तो हमारा मौखिक वाक्य हुआ। लेकिन जब मैंने इसे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि कमल जा रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने इसे ध्वनियों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से क्या कर दिया? लिपिबद्ध कर दिया, अर्थात लिख दिया। तो लिपिबद्ध करना ही क्या कहलाता है? लिखना ही लिपि कहलाता है। और इसके लिए बच्चों हम जो है अपने ध्वनियों का, अपने चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और आपको पता है कि ध्वनियाँ या चिन्ह किसे कहते हैं? वर्णों को कहा जाता है। और वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसे हम अगली अपनी जो क्लास होगी उसमें देखेंगे। जैसे कि हमारा शब्द है कमल, तो बच्चों देखो कमल जो हमारा शब्द है वह है यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 ध्वनियों से, 6 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। क हलंते है प्लस ए तो बन गया हमारा क। मैं हलंते है प्लस ए तो बन गया हमारा मैं। ले हलंते है प्लस ए तो शब्द बना हमारा कमल। तो कमल फूल का भी एक नाम है, कमल लड़का भी हो सकता है। तो यह कमल शब्द मैंने यहाँ पर लिखा। तो इस प्रकार ध्वनियों या वर्णों से हमारे जो है चिन्हों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। तो जब हम अपने भाव व विचारों को लिख देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि मान लो कबीरदास जी हैं, और कबीरदास जी को आप सभी जानते हैं, तुलसीदास जी को भी जानते हैं, सूरदास जी के दोहे भी आपने जाने और सुने और समझे होंगे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से संसार का कल्याण किया, संसार को उपदेश दिया। लेकिन मान लो वो दोहे उस समय गा देते या उस समय बोल देते, समाज में सुना सुना कर प्रचारित कर देते, लेकिन जब उन्हें वो पुस्तक में लिखते नहीं, अर्थात जब तक वो उन्हें कागज में नहीं उतारते तब तक क्या वो स्थायी रह सकते थे? अर्थात नहीं रह सकते थे। उस समय की जो जनता थी
वो भी जो है उस समय ही थी, आज वो जनता थोड़ी है, अर्थात वो लोग तो मर चुके। तो फिर हमें उनके दोहे कौन सुनाता, हमें उनके दोहों का, उनके विचारों का, उनके भावों का ज्ञान कैसे होता। तो जब उन्होंने अपने भाव और विचार जो है, अपने दोहे हैं, अपने पद हैं, अपने सवैया है, उनमें क्या किया, लिपिबद्ध किया, उन्हें लिखा, तो उसे ही क्या कहा गया बच्चों, लिपि कहा गया। तो इसका जो छोटा सा हल्का सा जो एक व्याख्या है, परिभाषा है, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है कि जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। तो बच्चों भाषा के माध्यम से हम बोलते हैं और लिपि के माध्यम से भाव व विचारों को लिखते हैं। तो ये तो मेरी परिभाषा हुई और मैंने कमल उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो एक ध्यान देने की जो मुख्य बात है वो ये है कि हमारी लिपि कौन सी है। तो लिपि के बारे में बताती हूँ कि जिस प्रकार हमारी राजभाषा हिंदी है उसी प्रकार हमारी लिपि देवनागरी लिपि है। अर्थात हमारी लिपि का नाम जो है बच्चों वह है देवनागरी। क्या नाम है, देवनागरी। और यह जो है हमारी हिंदी भाषा की लिपि है और इसे भी बच्चों हमारी हिंदी भाषा की तरह 14 सितंबर 1949 को, कब, 14 सितंबर 1949 को 1949 को भारत संघ की राजलिपि का दर्जा दिया गया था। अर्थात जब संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया अंग्रेजी के बाद में, तो उन्होंने कहा कि लिपि किससे रखा जाए। अर्थात हमारा सारा कार्य किन ध्वनियों में, किस लिपि में लिपिबद्ध किया जाए। तो उन्होंने देवनागरी लिपि को स्वीकार किया और इसका कारण मूल यह था कि बच्चों हमारी जो देवनागरी लिपि है वो हमारी भारतीय लिपि है। अर्थात इसका विकास हमारे भारत में ही हुआ है और यह लिपि जो है पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। अर्थात यह पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है, प्रामाणिक लिपि है, जो जिसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई है। दूसरी बात यह है कि इस लिपि में बच्चों दाएं से बाएं लिखा जाता है। जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो हमारा हाथ इस तरीके से चलता है, तो इस लिपि में हम दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। फिर आगे जो है इस लिपि की विशेषता यह है कि इस लिपि में हमारे जो भी वर्ण हैं, वो चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, उनकी अलग अलग ध्वनियाँ हमें देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि देवनागरी लिपि हमारे भारत की राजलिपि है। अर्थात भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को इसे भारत संघ की राजलिपि का और हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसकी विशेषताओं में मैंने थोड़ा सा लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यह लिपि देवनागरी लिपि है। अर्थात हिंदी भाषा का विकास बच्चों आपको पता है संस्कृत से हुआ है, तो संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास होने के कारण हमारी जो देवनागरी लिपि है वह संस्कृत भाषा की भी लिपि रही है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। किसकी भाषा है? देवताओं की भाषा है। तो देवताओं की भाषा होने के कारण इस लिपि को देवनागरी लिपि भी कहा गया है। तो देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में भी काफ़ी सारे मत जो है ना बच्चों, बहुत सारे जो विचार है, विवाद है, वो समाज में प्रचलित है। इसके अलावा मैं एक बात और बता देती हूँ कि इसकी जो विशेषताएं हैं उसके कारण भी यह लिपि अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो पहली विशेषता मैंने आपको बताई कि देवनागरी लिपि संस्कृत की भी लिपि है। अर्थात हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, तो ये संस्कृत की लिपि रही है। दूसरी बात यह है कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है, अर्थात ये प्रामाणिक है कि इसका विकास भारत में ही हुआ है। तीसरी विशेषता इसकी जो है वो बच्चों यह है कि यह लिपि अर्थात देवनागरी में हम लिखते हैं तो हमारा हाथ दाएं से बाएं चलता है। अर्थात देवनागरी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। फिर 4 नंबर पर विशेषता यह है कि इस लिपि में
इस लिपि में हमें काफ़ी सारे शिलालेख लिखे हुए मिले हैं। फिर पांचवी विशेषता ये है कि देवनागरी लिपि जो है ना, उसके अंतर्गत बच्चों ध्वनियों और अध्वनियों अर्थात हमारे जो वर्ण हैं उनमें स्वर और व्यंजन दोनों की अलग अलग ध्वनियाँ है। और इस लिपि में आज तक हमारा खूब सारा साहित्य जो है, हमारी पुस्तकें हैं, वो लिखी जा चुकी है। तो हिंदी भाषा के बारे में मैंने आपको बताया कि इसे भी संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो राजलिपि देवनागरी है। और दूसरी बात, हिंदी भाषा का क्षेत्र देखो बच्चों बहुत ही व्यापक है। आज हिंदी भाषा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो महत्व है वह बढ़ता जा रहा है। उसका साहित्य जो है, उसका जो शब्द भंडार है, वह भी बहुत विशाल और व्यापक होता जा रहा है। तो ये तो बच्चों मैंने लिपि के बारे में आपको थोड़ा सा बताया और समझाया। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि लिपि अर्थात लिखने का तरीका ही लिपि है और देवनागरी हमारी लिपि है। इसके अलावा कुछ जो लिपियाँ हैं उनके बारे में मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हिंदी जो है उसकी लिपि हमारी देवनागरी है, हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। दूसरी है हमारी मराठी की लिपि भी देवनागरी है। तीसरी है हमारी कोंकणी, गोवा की जो भाषा है बच्चों कोंकणी है, उसकी लिपि भी देवनागरी है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, नेपाली की भी देवनागरी है। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि बच्चों हिंदी भाषा जो समूचे भारतवर्ष में बोली जाती है उसकी लिपि देवनागरी है, और मराठी जो महाराष्ट्र की तरफ बोली जाती है, बम्बई और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, उसकी लिपि भी देवनागरी है। कोंकणी जो हमारे गोवा राज्य में बोली जाती है उसकी भी लिपि देवनागरी है। इसके अलावा संस्कृत और नेपाली जो नेपाल में बोली जाती है, इनकी लिपि क्या है, देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि न केवल हिंदी की बच्चों देखो इतनी सारी भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती है, नेपाल में बोली जाती है, उनकी लिपि भी हमारी देवनागरी लिपि ही है। इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि हमारी अंग्रेजी भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा के बारे में आप जानते ही हो कि जब हम अंग्रेज हमारे भारत में आए तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया। तो अंग्रेजी भाषा जो है ना बच्चों रोमन में लिखी जाती है। जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं एक, क्या लिखते हैं एक, तो इसे हम लिखेंगे 1। फिर हम लिखते हैं इसके अंतर्गत 2, तो इसे हम लिखेंगे रोमन में 2। इसी तरह हम लिखेंगे 3, तो हम इसे लिखेंगे 3। फिर हम लिखेंगे 4, तो इसे हम लिखेंगे इस तरीके से 4। फिर हम लिखेंगे 5th 5, तो हम इसे लिखेंगे इस तरीके से 5th। तो कहने का अभिप्राय है अंग्रेजी की लिपि जो है बच्चों रोमन है। फिर है चीनी भाषा, अर्थात चीन में जो भाषा बोली जाती है वो चीनी कहलाती है, और चीनी भाषा की लिपि चीनी है। उर्दू और फारसी जो मुगलों की मुसलमानों की भाषा है वह जो है उसकी लिपि भी फारसी है। फिर है हमारी जर्मन भाषा, जर्मन की जो लिपि है वो भी रोमन है, और फ्रेंच की भी रोमन है। तो ये कुछ लिपियाँ थी जो मैंने आपको समझाई। अब बच्चों क्वेश्चन पेपर में चाहे वो हमारा अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो पेपर आता है तो कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जिनकी मैं आपको PDF बनाकर दूंगी। जैसे कि हमारा है कि लिपि किससे कहते हैं, तो मन के भावों को और विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना, प्रकट करना ही लिपि कहलाता है। अर्थात हम जिन ध्वनियों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं बच्चों, लिपि कहते हैं। फिर मैंने कमल के उदाहरण के माध्यम से बताया। और दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत संघ की राजभाषा और देवनागरी को राजलिपि का दर्जा दिया गया। फिर मैंने कुछ महत्वपूर्ण लिपियाँ लिखी जिनमें मैंने आपको बताया कि हिंदी, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली आदि की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और कुछ अन्य भाषाओं की लिपियाँ भी मैंने आपको बताई। अंग्रेजी की रोमन है, चीनी की चीनी है, उर्दू फारसी की फारसी है, फ्रेंच की रोमन है। तो इसके आज की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको यह सब कुछ समझाया।